एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद रश्मि। आज इस वीडियो में हम मार्केट रिस्क के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर 7 डेवलपमेंट का ही पार्ट है जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। मार्केट रिस्क या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन ये आपके मार्केट रिस्क को मिनिमाइज करता है, क्योंकि अब मार्केट रिस्क क्यों होता है? क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी प्राइस ज़्यादा हुए कभी प्राइस कम हुए, जिसकी वजह से मार्केट रिस्क बढ़ता है। तो अगर हम डाइवर्सिफाई करते हैं क्रॉप्स का तो वो हमारे मार्केट रिस्क को कहीं ना कहीं कम कर देगा। डाइवर्सिफिकेशन मतलब शिफ्ट करना, आप एक क्रॉप से दूसरे क्रॉप पर शिफ्ट कर रहे हैं, उसे बोलते हैं हम डाइवर्सिफिकेशन, है ना। तो ये मार्केट रिस्क कभी कभी क्रॉप फेलियर की वजह से भी आ जाता है कि क्रॉप फेलियर हो गया है, जिसकी वजह से मार्केट रिस्क आता है। और इसी के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर है क्या। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो इट रेफर्स टू द शिफ्ट फ्रॉम वन क्रॉप फार्मिंग टू अदर एरियाज ऑफ प्रोडक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट। मतलब अब केवल आप फार्मिंग ही नहीं कर रहे हैं, अब आप दूसरा काम भी कर रहे हैं, दूसरी चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट पर्पज से। मतलब पहले क्या होता था कि किसी एक की लैंड है तो उसी पर पूरी फैमिली एग्रीकल्चर कर रही है, वहाँ पर अगर 4 लोगों की ज़रूरत है और फैमिली मेम्बर्स 8 हैं 8 हैं डबल हैं, तो वो सारे के सारे चाहे उनकी ज़रूरत वहाँ ना हो लेकिन वो सारे क्या करते थे, खेत में ही काम करते थे, एग्रीकल्चर ही में ही कंट्रीब्यूट करते थे, है ना। तो अब क्या हुआ, अब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर की नीड हुई, क्योंकि रिस्क हमने अभी पढ़ा कि रिस्क ज़्यादा होने लगा था। तो रिस्क होता है अगर आप एक ही क्रॉप में रहते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन की यहाँ ज़रूरत हुई, क्योंकि एक तो मानसून फेलियर की वजह से आपकी क्रॉप डिस्ट्रॉय होने लगी, या फिर हम प्राइस फ्लक्चुएशन की बात कर रहे थे जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आने लगी। तो डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी, लोगों को ज़रूरत पड़ी कि वो एक क्रॉप से दूसरी क्रॉप पर शिफ्ट करें या एक प्रोडक्शन से दूसरी प्रोडक्शन पर शिफ्ट करें एम्प्लॉयमेंट पर्पज से, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, पूरी की पूरी फैमिली एग्रीकल्चर के लिए जा रही है, तो अब क्या करना है कि जितने लोगों की ज़रूरत है केवल वो लोग वहाँ जाएंगे, खेत पर जाएंगे, एग्रीकल्चर के लिए जाएंगे, बाकी जो लोग एक्स्ट्रा हैं वो कोई और मीन्स ढूंढेंगे अर्निंग के लिए, ये एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। दूसरा एरिया वो यहाँ फाइंड आउट करेंगे कि जिससे एम्प्लॉयमेंट उन्हें मिले या इनकम वो जनरेट करें। इससे फ़ायदा क्या होता है, इट रेजेस द लेवल ऑफ इनकम, ये इनकम लेवल बढ़ाती है, एंड रिड्यूस द ओवर बर्डन ऑन एग्रीकल्चर, और जो अभी तक एग्रीकल्चर का ओवर बर्डन था उस ओवर बर्डन को ये कम करती है, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब शिफ्ट फ्रॉम क्रॉप फार्मिंग टू अदर एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, कि आप केवल क्रॉप फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे एरियाज का प्रोडक्शन कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। अब ये दूसरे एरियाज कौन से हैं वो हम देखेंगे वन बाय वन। तो पहले बात कर लेते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप फार्मिंग, ये क्या है। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप फार्मिंग मतलब सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम से आप मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो अभी तक क्या था कि सपोज हमारे जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, वो केवल वीट या राइस, गेहूं या चावल यही उगा रहे हैं। अब क्या हुआ, वो डाइवर्सिफाई किया गया कि मतलब जब आपको गेहूं और चावल उगा रहे हैं आप, तो उस टाइम पे अगर आपका जो टाइम पीरियड, बीच का जो टाइम पीरियड पड़ता है, उस टाइम को आप फ्री छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं। मल्टी क्रॉपिंग जैसे आपने 10th में भी पढ़ा होगा, राबी क्रॉप, जायद क्रॉप्स, इनके बारे में आपने 10th में पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता है कि आप जब राबी और जायद क्रॉप आप कर रहे हैं या फिर खरीफ क्रॉप आप कर रहे हैं, राबी और खरीफ क्रॉप, तो बीच का जो टाइम पीरियड बचा उसमें हम क्या करते थे, जायद क्रॉप्स ग्रो कर लेते हैं, जिससे जो लैंड होती है ना उसकी जो फर्टिलिटी डाउन होती है। तो अगर आप क्रॉप बदल देते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न बदल देते हैं, या आप किसी क्रॉप को कुछ टाइम के लिए लैंड को फ्री छोड़कर आप दूसरी क्रॉप उस पर उगाते हैं, तो लैंड की फर्टिलिटी इम्प्रूव हो जाती है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए थे एक ही फसल को उगा कर, वो न्यूट्रिएंट्स वापस लैंड में आ जाते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या डाइवर्सिफिकेशन, किस चीज़ का डाइवर्सिफिकेशन हुआ कि अभी तक जो सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम था उसको मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम में हम कर सकते हैं। तो जो अभी तक हम एक ही क्रॉप ग्रो कर रहे थे, अब हम बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। जो हमारे पास टाइम पीरियड बचा हुआ है उसमें हम दूसरा कुछ वहाँ ग्रो कर सकते हैं, दूसरी क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। देन शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग, अभी तक जो हम फार्मिंग कर रहे थे वो सब्सिस्टेंस पर्पस की थी। सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब जब आप केवल अपने लिए
अपने कंजप्शन पर्पस के लिए फार्मिंग कर रहे हैं, आप सेल के लिए नहीं करेंगे, आप ट्रेड के लिए नहीं करेंगे, आप केवल कंजप्शन पर्पस के लिए करेंगे, अपने ओन यूज के लिए, तो उसको डाइवर्ट किया गया कॉमर्शियल फार्मिंग में। मतलब अब आप खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ, है ना, तो खुद का तो पेट भरेगा, हम दूसरों को भी खिलाएंगे, तो हमें अब कॉमर्शियल फार्मिंग पे डाइवर्ट होना था। तो अभी तक तो हम केवल अपने लिए उगा रहे थे, अब हमें कॉमर्शियल फार्मिंग अब हम दूसरों के लिए भी करेंगे, ट्रेड के लिए भी करेंगे, जिससे हमारी इनकम लेवल इंक्रीज होगी, राइट। देन चॉइस ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न इन अकॉर्डेंस विद प्राइस, और हम ये भी देख सकते हैं कि जिस क्रॉप का प्राइस ज़्यादा है मार्केट में, वो क्रॉप हम ग्रो कर सकते हैं, है ना। तो अपनी लैंड की फर्टिलिटी के हिसाब से जो क्रॉप हमारी लैंड पर हो सकती है या जिस क्रॉप का प्राइस ज़्यादा है, हम वहाँ डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर में ये कुछ चीज़ें पॉइंट्स सामने आए कि हमें डाइवर्स होने की ज़रूरत है, हमें एग्रीकल्चर का बर्डन कम करना होगा। देन अगर हम बात करें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, तो अब हम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ की जगह और क्या कर रहे हैं, हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ मतलब एनिमल हस्बेंड्री। अब ये एनिमल हस्बेंड्री क्या है, एनिमल हस्बेंड्री मतलब एनिमल्स को पालना, रियरिंग करना, जिसे हम बोलते हैं पशुपालन, है ना, तो वो एनिमल हस्बेंड्री हो गया। फिशरीज, मछलियाँ पकड़ना। हॉर्टिकल्चर, आप दूसरी क्रॉप्स आप ग्रो कर रहे हैं, जैसे आपके फ्लावर्स आ गए हैं, यहाँ पर फ्रूट्स आ गए हैं, वेजिटेबल्स आ गई हैं, तो वो हम और ग्रो कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर आपको समझ में आया, कहाँ क्या डाइवर्सिफिकेशन था। डाइवर्सिफिकेशन मतलब एक क्रॉप से दूसरी क्रॉप पर शिफ्ट करना, ठीक है। ये आपका डाइवर्सिफिकेशन टू टाइप्स का हो सकता है। एक तो क्रॉप फार्मिंग, मतलब अभी तक जो आप सिंगल क्रॉपिंग कर रहे थे उसको आपने मल्टी क्रॉपिंग में कर दिया। सब्सिस्टेंस फार्मिंग से आप कॉमर्शियल फार्मिंग पर शिफ्ट हो गए। क्रॉपिंग पैटर्न आपने चेंज किया एज पर द प्राइस, जैसा प्राइस मार्केट में जिसका प्राइस ज़्यादा होगा उस क्रॉप को ज़्यादा ग्रो करेंगे। देन था हमारा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, तो अब हमने एक्टिविटीज़ ही चेंज कर दी। अभी तक हम केवल एग्रीकल्चर कर रहे थे, अब हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी करेंगे। मीन्स एनिमल हस्बेंड्री शुरू किया, फिशरीज शुरू किया, हॉर्टिकल्चर शुरू किया, तो ये था हमारा डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर हम आएंगे अपने टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। यहाँ हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। अब प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में हमने अभी पढ़ा एनिमल हस्बेंड्री, जिसको हम लाइव स्टॉक फार्मिंग भी बोलते हैं। तो अगर कहीं लाइव स्टॉक फार्मिंग आ जाए तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, लाइव स्टॉक फार्मिंग इसी को बोला जाता है। इसमें क्या क्या आ जाता है आपका, पोल्ट्री, कैटल, गॉट, शीप, इन्हें पालना, इन्हें आप पाल रहे हैं, ठीक है, उसे हम बोलेंगे एनिमल हस्बेंड्री। इसमें प्रॉब्लम्स क्या थी, किस प्रॉब्लम्स को हमें शॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। फर्स्ट प्रॉब्लम है लो प्रोडक्टिविटी ओइंग टू बैकवर्ड नो हाउ। तो लो प्रोडक्टिविटी अभी भी यहाँ से अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो बहुत कम प्रोडक्शन होता है। ये आपको अगर मिलेगा तो ये मोस्टली गांव वाले एरियाज में मिलेगा, है ना। देन सेकेंड वन, डेफिशिएंट वेटेरिनरी केयर, मतलब इनकी जो एनिमल्स हैं उनकी प्रॉपर केयर नहीं हो पाती थी, कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उन्हें आप उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें शॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है इनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ठीक है। सेकेंड है फिशरीज। फिशरीज आप सबको पता होगा, पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं। फिशरीज मतलब मछलियाँ पालना। तो फिशरीज का अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, यहाँ पर काफ़ी अच्छा इनका प्रोडक्शन किया जाता है, काफ़ी अच्छे तरीके से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। अब इसके लिए इसमें क्या प्रॉब्लम्स है जिन्हें हमें शॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है यहाँ पर, तो ताकि लोग ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हों और ज़्यादा प्रोडक्शन करें, तो क्रेडिट फैसिलिटीज़ की यहाँ ज़रूरत है। देन हमें टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं हॉर्टिकल्चर, जिसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। तो हॉर्टिकल्चर में क्या क्या आ जाता है आपका, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, इनकी खेती करना, ठीक है, वो आता है आपका हॉर्टिकल्चर में। इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारा इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, ठीक। तो हम हॉर्टिकल्चर का एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। देन हॉर्टिकल्चर में एक गोल्डन रेवोल्यूशन आया था, याद रखना, गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर। ग्रीन रेवोल्यूशन व्हाइट और राइस में आया था, व्हीट और राइस में आया था, है ना। गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर में एक गोल्डन रेवोल्यूशन आया था 1991 और 2012 के बीच का अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो यहाँ एक गोल्डन रेवोल्यूशन आया था। गोल्डन रेवोल्यूशन मतलब प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ था, बहुत ज़्यादा आया था।
ठीक है। अगर हम बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन की तो वो गेहूं और चावल में हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन की बात करें तो वो दूध का हुआ था, मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ था, जिसको हम वाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं, है ना। अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें तो देखो यहाँ भी ना इन्वेस्टमेंट करने की अभी ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम हो गया, या टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने की हमें अभी ज़रूरत है, ताकि हम इसमें और ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएँ, जीडीपी में और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएँ। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखिए, ये टॉपिक भी ऐसा है जो आपने 10th में भी पढ़ा है, 10th के अगर सोशल साइंस, अरे पर वो कहाँ याद होगी। चलिए कोई बात नहीं, फिर से आपको याद दिला देते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट हार्मिंग फ्यूचर। मतलब अगर आपको आज भूख लगी है और कल भी आपको किसी पार्टी में जाना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कल पार्टी में जाना है तो आज खाना ना खाएं आप, है ना। आज भी आपको खाना खा लेना है अगर भूख लगी है तो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कल पार्टी में जाना है तो आज व्रत रखें आप कि कल ही खाना है, कल पार्टी में जाना है, ठीक। तो ये हो गया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सिंपल वर्ड्स में बोल रहे तो ये क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। मतलब आप आज का डेवलपमेंट तो करेंगे, आप आज की नीड्स को पूरा करेंगे विदाउट हार्मिंग फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर के लिए भी आपको सेव करके रखना है, ठीक है। तो हमें एनवायरनमेंट को हार्म भी नहीं करना और डेवलपमेंट भी करना है। फॉर एग्जाम्पल इको फ्रेंडली, जैसे आप विंड पावर का यूज आप करिए, सोलर एनर्जी का आप यूज करिए, ठीक है। लेकिन अगर हम डीजल, पेट्रोल, वाटर इनका यूज ज़्यादा करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए या हमारे बच्चों के लिए वो रिसोर्सेज कम हो जाएंगी, उनकी स्केर्सिटी हो जाएगी, है ना। वो रिसोर्सेज उन्हें इतनी अवेलेबल नहीं हो पाएंगी जितनी उनकी ज़रूरत होगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट करना विदाउट हार्मिंग फ्यूचर नीड्स और एनवायरनमेंट। ना तो हमें एनवायरनमेंट को हार्म करना है, ना फ्यूचर नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है ना। तो ऐसा नहीं है कि कल पार्टी थी तो आज खाना नहीं खाना, आज भूख है तो आज भी खाना खाना है, कल पार्टी होगी तो पार्टी में भी उतना खाना खाएंगे जितनी नीड होगी, वेस्टेज नहीं करेंगे हम। ऐसा नहीं है हमने प्लेट में ले लिया सारा खाना और खाना केवल सैलेड था और सारा खाना हमने गिरा दिया, ठीक। तो वो वेस्टेज भी नहीं करना है हमें। क्लियर हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ऐसा डेवलपमेंट जिससे एनवायरनमेंट को भी हार्म ना हो, आपको फ्यूचर नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज भी ना करना पड़े, ठीक है। लास्ट में जाते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग नाम से ही आप देख लीजिए इसका। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड नेचुरली विदाउट यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड HYV सीड्स। अब ना तो यहाँ हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे, ना ही हम HYV सीड्स का यूज करेंगे, है ना। तो हमें जो फार्मिंग करनी है वो बिना केमिकल फर्टिलाइजर्स के और बिना HYV सीड्स के करनी है। मतलब जैसे हमारी कभी पहले टाइम पर होती थी, है ना। अगर आपको पेस्टिसाइड चाहिए या मैन्योर चाहिए तो आप ऑर्गेनिक लेंगे घर का, जो जैसे आपने जो आपकी वेस्टेज हो गई हैं उनसे आपने खाद बना ली, उसका आप यूज़ कर रहे हैं अपने फील्ड में, या फिर काउ डंग का आप यूज़ कर रहे हैं अपने फील्ड में। तो हमें किसी केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और HYV सीड्स का यूज़ ना करते हुए खेती करनी है, फूड ग्रो करना है, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब इसका क्या क्या फ़ायदा होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, तो वो हम आगे पढ़ लेते हैं। इसके बेनिफिट क्या हैं। देखिए बेनिफिट्स, एक तो इको फ्रेंडली होता है क्योंकि हम एनवायरनमेंट से हम कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं कर रहे हैं, HYV सीड्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उससे हमारी एक तो जो लैंड है, लैंड की फर्टिलिटी बनी रहेगी, लैंड को नुकसान नहीं होगा। क्रॉप जो हमारी ग्रो होगी उसमें हमारी कोई केमिकल्स नहीं होंगे कि वो आपको बाद में फ्यूचर में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो ऐसा कोई खाना नहीं होगा। इको फ्रेंडली होता है, ठीक है। देन लेस एक्सपेंसिव, कम खर्चे वाला होता है। अगर आप पेस्टिसाइड्स खरीदेंगे, HYV सीड्स खरीदेंगे तो ऑब्वियसली आपका पैसे लगेगा, है ना। लेकिन हम तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो इन सब की हमें ज़रूरत नहीं है, और जो भी हम मैन्योर बना रहे हैं हम खुद बना रहे हैं, तो लेस एक्सपेंसिव होता है। देन लेबर इंटेंसिव टेक्निक, हम फर्टिलाइजर्स का यूज ज़्यादा नहीं करेंगे, है ना। तो हम ज़्यादा मशीनों को यूज़ नहीं करेंगे, हम लेबर से यूज़ कराएंगे, तो लेबर इंटेंसिव होती है जिससे आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। देन सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीज इनकम, आपकी इनकम बढ़ी क्योंकि आपने मशीनों का यूज़ कम किया, लेबर का यूज़ किया। तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे मशीन वर्सेस लेबर, तो लेबर आपकी सस्ती होती है। और यहाँ से देखिए हमने कोई HYV सीड नहीं खरीदे हैं, कोई पेस्टिसाइड नहीं खरीदे हैं, तो ऑब्वियसली हमारी इनकम बढ़ जाएगी, तो किसानों की इनकम बढ़ जाती है। देन सॉइल फर्टिलिटी, जब आप ऐसा कोई
उसमें पेस्टिसाइड या फिर हम ऐसे कोई भी ऐसे मैन्योर या फिर कुछ भी ऐसा हम मिनरल का कुछ भी हम लैंड में नहीं यूज कर रहे हैं जिससे हमारी लैंड खराब हो, तो उससे ऑब्वियसली सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। हम कोई पेस्टिसाइड्स यूज नहीं कर रहे हैं, हम कोई केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं, तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। देन हेल्थियर एंड टेस्टियर फूड। अब जो खाना होगा वो हेल्दी होगा और टेस्टी होगा। आपने सुना होगा कि अभी भी आप अपने बड़े जो लोग हैं घर में, या बाबा हो गए, दादी हो गई, उनसे आपने सुना होगा, है ना। तो उससे क्या, उनसे आपने सुना होगा कि पहले के टाइम पे जो खाना होता था उसका स्वाद अलग होता था, है ना। तो वो इसीलिए बोले जाते हैं क्योंकि उसमें कोई मिनरल्स नहीं होते थे, तो वो खाना हेल्दियर भी होता है और टेस्टियर भी होता है अगर हम दूसरे उनसे कंपेयर करें तो। ठीक, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कंप्लीट टॉपिक। आज ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अगर टॉपिक्स क्लियर हुए हैं तो एक लाइक तो बनता है, लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ बेनिफिट्स। फर्स्ट इज इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली होता है मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली है। हम कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं कर रहे हैं जिससे हमारी लैंड डिग्रेड हो, या हम कोई केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या होता है, इको फ्रेंडली होता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, एनवायरमेंट को कोई हार्म नहीं करेगा। देन लेस एक्सपेंसिव। लेस एक्सपेंसिव मतलब हम यहाँ पर मार्केट से कोई केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं खरीद कर, तो यहाँ पर जो हम मैन्योर बना रहे हैं वो खुद बना रहे हैं एनिमल वेस्ट से या फिर आपके प्लांट वेस्ट से, इनसे हम बना रहे हैं मैन्योर, तो इसलिए इसमें खर्चा भी कम लगता है, लागत कम आती है। देन लेबर इंटेंसिव। ऑर्गेनिक फार्मिंग में लेबर का यूज ज्यादा किया जाता है इंस्टेड ऑफ कैपिटल। कैपिटल मीन्स मशीन, तो मशीनों के कंपैरिजन में लेबर का यूज ज्यादा किया जाता है जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। देन इंक्रीज इनकम। अब यहाँ से हमने ये देख लिया कि हमारे खर्चे कम हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो किसान है उनकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी, राइट। देन सॉइल फर्टिलिटी। हम कोई केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं तो लैंड को कोई डिग्रेड नहीं होगा, लैंड डिग्रेड नहीं होगी, जिससे उसकी सॉइल फर्टिलिटी बनी रहती है ना, उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो बनी रहेगी। लास्ट हम देख लेते हैं हेल्थियर एंड टेस्टियर फूड। आपने ये सुना होगा, आपके घर में जो बाबा हैं या दादी हैं उनसे आपने सुना होगा कि अब का जो खाना है उस खाने में वो बात नहीं है या वो स्वाद नहीं है जो पहले होता था। मतलब पहले के खाने में जो स्वाद होता था वो अब के खाने में नहीं मिलेगा। वो किस लिए बोला जाता है या उन्हें क्यों अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आजकल हम केमिकल ज्यादा यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि वेजिटेबल्स में इंजेक्शन लगाकर उनका साइज बढ़ा दिया जाता है ना। एनिमल्स को इंजेक्शन देकर उनके मिल्क प्रोडक्शन की पावर बढ़ा दी जाती है जिससे वो ज्यादा दूध देती हैं। तो ये सारी चीजें हमारी जो फूड है उसका टेस्ट खराब कर देती हैं। तो हम अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो हम क्योंकि केमिकल्स का यूज नहीं करेंगे, जिससे वो खाना हेल्दी और टेस्टी होगा। जैसे हनी की ही आप बात कर ले तो आजकल हनी में भी आपको शुगर मिली हुई मिलेगी, है ना, प्योर हनी नहीं मिलता, तो जिसकी वजह से वो खाना ना तो हेल्दी होता है ना ही वो टेस्टी होता है। तो यही रीजन है कि हमारा खाना ज्यादा हेल्दी और टेस्टी होगा अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो ये थे हमारा आज का टॉपिक। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स भी हमने देख लिए और ये चैप्टर आज का फिनिश हो गया यहाँ पर। आप उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा, सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में वो डाउट अपना पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।